चलो भारत का मैप एक बार फिर से मैं बना रहा हूँ, क्योंकि अभी अपन पूरा व्यू देख रहे हैं भारत का, और आज हम पूरी सारी चीजें यहाँ पे समाप्त करने वाले हैं। देखेंगे क्या है, और मैं आपका रिवीजन कराते कराते आपसे चीजें पूछते भी चलूंगा, ठीक है। कल तक जो चीजें आपने पढ़ी थी उसका यहाँ पे एक बार मैं फिर से सारी चीजें बना रहा हूँ, ठीक है। आपने देखना है और आप बताएंगे, काफी किताब सब बंद कर लेंगे। हमने कल भारत के भौतिक विभागों के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या, उत्तर के विशाल पर्वत, ठीक है, उत्तर के विशाल पर्वत। अब अगर हम इनको ऐसा डायग्राम के माध्यम से देखें, कल हमने एक चीजें देखा था कि यहाँ से लेके आपका हिमालय पूरा ऐसा फैला हुआ है। ये है आपका क्या, हिमालय पर्वत, जो कि जम्मू कश्मीर से लेके कहां तक चला जाता है, अरुणाचल प्रदेश तक। जम्मू कश्मीर से लेके ये कहां चला जाता है आपका, ऐसे घूमते घामते यहाँ तक पहुंच जाता है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आपने दो चीजें देखा था, यहाँ पे हम छोटा छोटा ऐसे पर्वत टाइप बना देते हैं ताकि आपको पता चलता है। सब लोग अपने नोट्स ओपन करके देख लीजिए कि क्या क्या पढ़ा है आप लोगों ने कल तक, क्योंकि यहाँ पे एक बार और रिवीजन हो जाए आपका। जब आप मैप बनाएं तो मैप में चीजें आपको आंखों में ही बन जाना चाहिए, आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। यही हिमालय पर्वत जब यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से सीधा सीधा चला जाता है तो ये कहाँ निकल जाता है, अपने म्यांमार की ओर निकल जाता है, ये म्यांमार चला जाता है। परंतु यही पर्वत हमारे यहाँ पे ऐसा घूम घाम के आता है तो ये क्या हो जाता है, हमारा अराकान पर्वत। यहाँ तक ऐसा ही पर्वत ही पर्वत है। तो ये वाला जो पर्वत है ये आपका कौन सा पर्वत है, ये अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत। और ये तो आपका हिमालय है। इसी हिमालय में हमने कल दो तीन बातें और भी जानी थी, और उन दो तीन बातों में हमने देखा था कि इस हिमालय में चार सेक्शन आपने देखा था। एक है ट्रांस हिमालय, फिर आपका ग्रेट हिमालय, फिर आपका मध्य हिमालय, फिर आपका शिलालेख। जब हमने ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में देखा था तो यहाँ पे हमने तीन चार चीजें और देखी थी, जैसे यहाँ पे ऊपर वाले क्षेत्र में क्या है, ये कौन सा क्षेत्र है, काराकोरम। काराकोरम यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे जास्कर की पहाड़ियां क्या है आपकी, जास्कर की पहाड़ियां। यहाँ पे आप थोड़े ऊपर में चले जाएंगे तो ये मिल जाएंगी आपकी क्या, लद्दाख। और ये है आपकी काराकोरम। एक और आपने देखा था यहाँ पे पीर पंजाब मिलेगी आपको, तो ये है आपकी कौन सी, पीर पंजाब, ठीक है। ये चीजें हमने हिमालय के क्षेत्र के अंदर पढ़ी थी। इसी के बाद हमने एक चीज और देखा था यहाँ पे, और हमने देखा था आरावली पर्वत के बारे में। आरावली पर्वत का जो विस्तार हमने देखा था वो कहां से कहां तक है, आप देखेंगे गुजरात से लेके राजस्थान होते हुए कहां चला जाता है, दिल्ली तक चला जाता है। परंतु दिल्ली पहुंचते पहुंचते ये टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, ऐसे छोटे छोटे भागों में जाता है। तो ये वाला जो पर्वत है आपका, ये कौन सा पर्वत है, आरावली पर्वत। ये कहां से है, गुजरात से लेके दिल्ली तक है। ये भी हमने कल देखा था। एक और पर्वत हमने देखा था, जो हम उत्तर के विशाल पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो एक और पर्वत हमने देखा जिसकी सीमा थी, आप देखेंगे ऐसा फैला हुआ पर्वत है, जिसको हम बोलते हैं क्या, सतपुड़ा पर्वत। इसकी तीन श्रेणियां मैंने आपको बताया था। एक है आपकी, चीजें एकदम मुंह में ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। एक हमने देखा था, अगर यहाँ तक हम इसकी बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या है आपकी बैकाल पर्वतमाला। यहाँ से लेके आते देखा ये क्या है आपकी, महादेव। आमतौर पे इसे सतपुड़ा भी बोला जाता है। और ये है आपकी राजपीपला। तो ये मध्य प्रदेश गुजरात होते हुए जाती है, ये राजपीपला, राजपीपला। इसी के ऊपर एक और पर्वतमाला हमने देखा था, जिस पर्वतमाला का नाम क्या है, विंध्याचल पर्वत। इसी के थोड़े थोड़े समांतर चलती है ये कुछ देर तक, और फिर यहाँ से ऐसी घूम जाती है। कैसी घूम जाती है, ऐसी। और इसी को तीन श्रेणियों में हम लोगों ने देखा था, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पर्वत है, इसका ये कौन सा है, विंध्य पर्वतमाला।
ये है आपकी विंध्य पर्वत। ये वाली जो पर्वतमाला है ये कौन सी है आपकी? कैमूर पर्वतमाला, और ये आपके जबलपुर कटनी साइड मिलेगी आपको, है ना। और ये ऊपर जो है आप जो ऊपर निकल जाएगी ये कौन सी है आपकी? भांडे। ये भी हमने देखा, ठीक है। इसी के अलावा हमने एक चीज और देखा था, और वो चीज हमने देखा था कि पूर्वांचल की पहाड़ियां देखा था हम लोगों ने। यहाँ पे आप मेघालय में देखेंगे आपको, तो यहाँ पे आपको गारो, फिर खासी, फिर जयंती ऐसी पहाड़ी मिलेंगी। यहाँ पे नागा पहाड़ी आपको देखने को मिलेंगी। ये जो भी है सारी आपकी हम सारी के सारी पूर्वांचल की पहाड़ी कहते हैं। इन सभी पहाड़ियों को पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाता है। पूर्वांचल की पहाड़ियां ठीक है, मेघालय में है खासी गारो ये सब, ठीक है तो बहुत सारी छोटी छोटी, टेंशन मत लो, मणिपुर की भी है बहुत सारी, तो इधर की भी सारी हम पूर्वांचल की पहाड़ी मानते हैं, पर जो मुख्य है वो हमको बता दें। और बताइए इसमें क्या रह गया आपका? ये है आपके उत्तर के ये सारे। तो अभी हम उत्तर के विशाल पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो इतनी सारी चीजें हमने कल देखा था। सेकंड टॉपिक जो हमने देखा था पढ़ते पढ़ते, उस टॉपिक का नाम था क्या आपका? उत्तर के विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान। और इन्हीं उत्तर के विशाल मैदान में एक बात मैंने आपको ये बताया था कि ये विशाल मैदान बनते कैसे। मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा यहाँ विशाल मैदान बनाते बनाते तक। मुझे बताएंगे अनुवर्ती नदियां क्या होती हैं? अनुवर्ती नदियां क्या होती हैं? जो स्थलों का निर्माण करती है स्थलों का निर्माण करती है वो अनुवर्ती नदियां। स्थलों का निर्माण होना बंद हो जाता है वहां पे। इसको बोलेंगे कैसे? तुम बताओ बोलोगे अनुवर्ती नदियां किसको कहेंगे? सर वैसी नदियां जहां स्थल पहले बन चुके हैं और वहां वो प्रवाह कर रही हैं, अनुवर्ती नदियां। बन तो चुके ही हैं, स्थल तो रहे होंगे, फिर अभी उनका स्थल बनना मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं स्थल बने, नदियां प्रवाहित हुई, परंतु अब स्थल का निर्माण होना बंद हो गया, केवल नदियां प्रवाहित हो गई। और ये नदियां आपकी क्या हो चुकी हैं? सब बूढ़ी हो चुकी हैं, प्रौढ़ हो चुकी हैं। ऐसी नदियों को क्या कहेंगे अपन? वैसी नदियां जो कठोर स्थल से बहती हुई। जैसे चाहो वैसे बोल लो, आपको जैसा उचित समझ में आता है वैसे बोल लो, ठीक है। बस ध्यान रहना चाहिए अनुवर्ती। अनुवर्ती नदियां मुख्य रूप से भारत में उत्तर में बहती है कि दक्षिण में बहती है? दक्षिण में बहती है अनुवर्ती नदियां, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं इस वाले क्षेत्र में स्थलों का निर्माण होना क्या हो गया है? बंद हो गया है, ठीक है। बड़े कठोर क्षेत्र है। अगर हम बात करें पूर्ववर्ती नदियों की, तो उत्तर भारत में पूर्ववर्ती नदियां बहती हैं। क्या होती है पूर्ववर्ती नदियां? सर जिनके स्थलों का निर्माण हो गया है और उससे नदी प्रभावित रहती ही है उसको वो तो है, फिर और उसमें क्या है? वो तो सेम यहाँ पे भी है, निर्माण परंतु उसमें स्थलों का निर्माण चल रहा है। वहां से बहने वाली नदियां क्या कहलाती हैं? आपकी पूर्ववर्ती नदियां। आमतौर पे हमने देखा था कि जो नदियां हैं वो सारी की सारी नदियां जो पूर्ववर्ती नदियां हैं आपकी, जो हिमालय से निकल के आती हैं। हमने हिमालय को भी थोड़ा सा जाना था कि आप जानते हैं ये जो आपकी गोंडवाना लैंड की प्लेट है, और जब इधर वाली प्लेट से जब ये टकराई तो आपका वलय आकृति में मलबा ऊपर की ओर आया टेक्टिस सागर का, और ये टेक्टिस सागर ऐसे धीरे 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 बढ़ते गया। ऊंचाई में जाने के कारण तापमान कम हो जाता है इसका, और तापमान कम होने के कारण वहां पे क्या ठंडी चीजें होने लगती हैं और बर्फ जमना शुरू हो जाती है। इस कारण से आपका क्या होता है वहां पे होती है। दूसरी चीज ये जो है ये आप जानते हैं चट्टानों से बना हुआ पहाड़ नहीं है, ये हिमालय मिट्टी का बना हुआ है, इसलिए ये बड़ा कमजोर प्रकार का है। इसलिए इधर के जितने क्षेत्रों में जो हिमालय की श्रेणियां फैली हुई हैं, इन सभी क्षेत्रों में आप जानते हैं लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए चूंकि मिट्टी से बनी है। और आप जानते हो हिमालय में कृषि भी होती है। सेब भी तुम खाते हो, कहाँ सेब वही इसीलिए होती है क्योंकि उसमें मिट्टी है, हो जाती है। चलिए अब हमने देखा था कि जो पूर्ववर्ती नदियां हैं, जो ग्लेशियर पिघलते हैं बारिश के कारण, वो नदियां वहां से बह बह के चली आ रही हैं। और जो नदियां बह बह के चली आती हैं तो हमने उनके प्रवाह के हिसाब से देखा भी था कि वो प्रवाह के हिसाब से कैसे बह के आएंगी। जब ऊपर से बहुत तेज बहते हुए आएंगी तो अपने साथ में पत्थर गुट्टे सारी चीजें लेके आएंगे। सारे पत्थर गुट्टे एक जगह आके इकट्ठे हो जाएंगे जब वो समतल में आएंगे। जहां पे आके पानी रुकेगा तो वो क्षेत्र कहलाएगा आपका तराई क्षेत्र। फिर थोड़े थोड़े आगे बढ़ेंगे तो जहां पे रेत बालू पत्थर इकट्ठे हो जाएंगे वो क्षेत्र कहलाएगा आपका रेतीला या भावर क्षेत्र। फिर आपके आगे चले जाएंगे तो वहां पे आपकी मिट्टी वाला क्षेत्र हो जाएगा। ऐसा ही मिट्टी वाला पूरा क्षेत्र इकट्ठा होते 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 आया और वो यहाँ तक फैल गया। कहाँ तक फैल गया? यहाँ तक फैल गया। कहाँ तक फैल गया? यहाँ तक फैल गया। कहाँ तक फैल गया? अब
अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ तो पर्वत भी है, तो रहने तो क्या दिक्कत है, दिक्कत थोड़ी, ओवरलैप भी तो होती चीजें एक दूसरे के ऊपर। सर हाँ जो ये काराकोरम, नंदा और जास्कर फिर बंजार श्रेणी है हाँ सर, ये तैतीस सागर से निर्मित नहीं है सर, क्योंकि यूरेशिया सागर से निर्मित है ना ये, बिल्कुल सही, क्योंकि 33 सागर तो बताया नहीं ना कहाँ से निर्मित थी। हाँ सर, ये प्लेट अलग है, मैं पहले ही बताया हूँ, ये प्लेट दूसरी प्लेट है। पर सर पीर पंजाल का जो क्षेत्र है वहाँ कुछ नवीन था, मतलब उत्तर में है, जिसके कारण उसे पीर पंजाल को उसने नहीं शामिल किया था। तुम मेरी टॉपिक तो स्टार्ट ध्यान दो, पहले बोलना तब समझे। रिकॉल कर ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये पूरा पूरा क्या है आपका उत्तर का मैप, इधर भी है ये, टेंशन मत लेना मत, चलो तुम बोले सर इधर है, पहाड़ पर्वत एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, तो मैदान के ऊपर ही तो पहाड़ बन सकते हैं, तो ओवरलैप हो सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि समतल वाला क्षेत्र, इसलिए आपने देखा होगा कि बिहार यूपी साइड बड़ी बाढ़ें आती हैं, बड़े क्षेत्रों में पानी फैल जाता है, समतल मैदान है, तो ये आपका क्या कहलाता है, उत्तर के विशाल मैदान, जिसके बारे में हम लोगों ने कल जाना था। तीसरा क्षेत्र जो हमने जाना था वो क्या जाना था, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। यहां तक अपन लोगों ने कल कवर किया था ना। दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार को हमने देखा था कि ये त्रिभुज आकृति का बना होता है ये भैया, और ये भैया जो है त्रिभुज आकृति का किनारे किनारे से ऐसा बना सकते हैं, तो इसको दिक्कत वाली बात नहीं है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, देखो ये सारा जमाना जमाना, भैया मेरे चॉकलेट लेके आना। ये जो है आपका क्या बन गया, डेक्कन ट्रैप, दक्षिण का पठार। इसमें हमने कल एक दो चीजें भी जानी थी कि हमको इसमें क्या पढ़ना होता है, जैसे मालवा का पठार है, तो तुम ऐसा मत सोचना मालवा केवल हमारे मध्य प्रदेश में है, गुजरात साइड भी मालवा वाला क्षेत्र पड़ जाता है। एक और हमने देखा था यहाँ पे छोटा नागपुर, जो कि आपका झारखंड इधर वाले क्षेत्र में है, इसे छोटा नागपुर का पठार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आप जानते हैं पीएससी ने पिछले साल पूछा ये पेपर कि सबसे छोटा पठार कौन सा है, तो यही था आपका नागपुर का पठार या छोटा नागपुर का पठार। ठीक, ऐसे ही एक पठार आपको यहाँ पे तेलंगाना का पठार देखने को मिलेगा। तो आप जानते हैं इसमें हम बहुत सारी चट्टानें पढ़ते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, डेक्कन ट्रैप की चट्टानें, ऐसी बहुत सारी चट्टानों के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बारे में दक्षिण के पठार के बारे में मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी, यहाँ से आज हम चीजें स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले सुनो, दक्षिण का पठार बना कैसे था। हमने देखा था कि जो लावा निकलता है ज्वालामुखी से, उसमें दो प्रकार के उद्भेदन होते हैं, एक होता है केंद्रीय उद्भेदन, एक होता है आपका कौन सा, क्षैतिज या फिर आपका क्या, जब जो क्षैतिज उद्भेदन होता है या जो केंद्रीय उद्भेदन होता है, दोनों की क्वालिटी अलग अलग होती है। क्षैतिज मतलब एक छिद्र के माध्यम से निकलता है पूरा लावा, छोटा छिद्र रहता तो स्वाभाविक तक प्रेशर से निकलेगा, बहुत तेजी से निकलेगा, और जब निकलेगा तो बहुत ऊंचाई तक जाएगा, ऊंचाई तक जाएगा तो पहाड़ पर्वत का निर्माण करेगा। और उसमें लावा की क्वालिटी के हिसाब से अगर उसमें सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा है तो गाढ़ा होकर जल्दी जम जाएगा, और अगर उसमें लोहा की मात्रा है तो पतला पतला रहेगा, तो पोतला पोतला आपका फैल जाता है। ये भी आपने देखा था। तो हमने ये चीज देखा था कि केंद्रीय उद्भेदन से नहीं हुआ, ये कैसा हुआ, दरारी मतलब क्षैतिज, थोड़ा यहाँ फटा, थोड़ा वहां फटा, थोड़ा वहां फटा, ऐसा फटते 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 गया, और फटते 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 पोतला पोतला पूरा फैल गया। ठीक है, ये पूरा आपका बन गया, ऐसे करके बना। परंतु कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ से पढ़ना अपन, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं, बहुत सारे विशेषज्ञ लोग कहते हैं कि अगर मान के चलो यहाँ पे ज्वालामुखी से ये बना रहा होगा, तो यहाँ ज्वालामुखी होना चाहिए। आप जानते हो पूरे भारत में सबसे शांत अगर कोई क्षेत्र है तो वो है आपका दक्षिण का क्षेत्र। यहाँ भूकंप नहीं आते, स्खलन भी नहीं होता, बहुत शांत क्षेत्र है, और हम कह रहे हैं कि ज्वालामुखी वजह से यहाँ पे दक्षिण का पठार बना है। और अगर मान के चलो दक्षिण का अगर पठार में ज्वालामुखी रहता भी, मान चलो लाखों साल पहले भी रहता, तो मृत ज्वालामुखी तो होना चाहिए था, परंतु कहाँ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ना तो भूकंप आते हैं, बड़ा शांत क्षेत्र है। एक बार आ गया था लातूर में, हो जाती है कई बार, धप्पी हो जाती है कई बार, धप्पी धप्पी आ कई बार हो जाता है ऐसा। तो यहाँ पे बड़ा शांत क्षेत्र है, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये बात तो हम नहीं मानेंगे। फिर कैसे बना, अब देखो यहाँ से कहानी शुरू करना है।
एक और इन्होंने स्टडी करके एक थ्योरी और दी। क्या थ्योरी दी जी? क्या है? पृथ्वी। जब भूगोल पढ़ाता हूं तो इसको पृथ्वी छोड़ना, गोला गोला मत बोलना। अब यहाँ आप जानते हैं पृथ्वी का केंद्र है और यहाँ से लावा निकलना शुरू होता है। आप जानते हैं पृथ्वी कठोर नहीं थी पहले, पूरा पिघला हुआ लावा है ना? वो तो ऊपर ठंडक के कारण इनके चक्कर में कड़ी हो गई तो वो जमीन बन गई, नहीं तो अंदर तो पूरा भयंकर का लावा ही भरा हुआ है। अब जब ये लावा निकलता है यहाँ से, इसमें दो तीन चीजें आपको समझना चाहिए। जब ये लावा निकला तो ये निकलेगा निकलते निकलते गया तो ये यहाँ पे फैल जाता है कई बार, ठीक। अब यहाँ पे फैल के धीरे धीरे निकलेगा, फिर ऊपर बढ़ा, फिर ऊपर बढ़ते बढ़ते गया तो बढ़ते बढ़ते करने के कारण यहाँ पे फिर फैलेगा, ऐसे फैल जाएगा। अगर ऊपर की जमीन कमजोर है तो फाड़ के निकल जाएगा, और अगर कमजोर नहीं है तो जमीन की सतह के थोड़े नीचे ही फैल जाएगा। ये जो लावा ऊपर फैल रहा है इसको कहा जाता है बेसाल्ट। इसलिए तो हम कहते हैं बेसाल्ट की चट्टान, समझ रहे हैं? और यहाँ पे बेसाल्ट है, ये आपकी कहलाती है ग्रेनाइट वाली चट्टान, ठीक है। अब देखो ये तो बात की चीजें हैं, बस एक नॉर्मल के लिए समझ परिवर्तन हो जाती है, ठीक है ना? हाँ, ये लावा का जमने का तरीका है, जैसे पत्थरों का जमने का तरीका रहता है, ऐसे लावा निकल के कब कौन सी स्टेज में जमता है ये सब पढ़ना है आपको, एक एक चीजें पढ़ना है, बस थोड़ा ओवरव्यू समझिए। तो दूसरे वैज्ञानिकों ने थ्योरी ये दिया कि जब पृथ्वी का जो लावा निकला अंदर से तो वो जमते जाता है, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो ऐसा कुछ जमेगा, बेसाल्ट वाली चट्टानों के रूप में जमेगा। अब क्या हुआ, ऊपर की सतह कड़ी थी, इस कारण से वो बाहर नहीं निकल नहीं पाया, तो वो क्या हो गया, नीचे ऐसे यू शेप में जम गया। अब जम गया तो आप जानते हैं कि यहाँ पे नदियां बह रही हैं। अब ये नदियां बह रही मान चलो बह रही हैं, तो ऊपर की मिट्टी का क्या हो गया, यहाँ पे कटाव हो गया। अब जब कटाव हो गया तो ये गुम्मद की आकार का हमको क्या देखने को मिला, यहाँ पे ये गुम्मद की आकार दिखने लगी। अब जो फैला हुआ था वो दिखने लगा क्योंकि जमीन का कटाव हो गया। अब ये जो कटाव दिख रहा है, अरे यही तो पठार कहलाते हैं रे, यही तो पठार है, ऐसे करते पठार। अब ये नदी बह रही काटी, हमने कहा अच्छा यहाँ पे है, ये निकला। अब पहले वो गीला हो रहा है, सूख रहा है, गीला हो रहा है, सूख रहा है, पहले पानी पड़ रहा है तो नमी आ रही है, फिर धूप पड़ रही है तो सूख रहा है। तो सूखना फैलना तो क्या होता है, आपने देखा होगा साइंस की लैंग्वेज में, लोहा को सुना होगा, गर्मी में लोहा क्या होता है, फैल जाता है, ठंड में सुकड़ जाता है। ऐसे चट्टानों में भी है कि दिन में फैल जाती हैं, रात को सुकड़ जाती हैं, फैलती हैं, सुकड़ती हैं, फैलती हैं, सुकड़ती हैं, ऐसा चलते रहता है इनके बीच में। तब जब फैल रही है, सुकड़ रही है तो स्वाभाविक सी बात है कमजोर हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी तो दरार आ जाएगी, दरार आ जाएगी तो स्वाभाविक सी बात, इतनी बड़ा चट्टान था, कोई इतना बड़ा बेसाल्ट था, टूटा इतना बड़ा हो गया, फिर जे टूटा इतना बड़ा हो गया, टूट के क्या हो गया, ये पानी में बहने लगा, हवा में उड़ने लगा तो पानी हवा इन सब में उड़ने के माध्यम से वो जाके क्या होने लगे, कहीं जाके जमने लगे। तो जो उड़ के जो महीन पदार्थ जा रहे हैं वो है आपकी एक्चुअल में क्या, काली मिट्टी, ठीक है। बेसाल्ट चट्टानों से ही आपकी बनती है काली मिट्टी हमेशा से। तो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं, और ये बात मैं भी मानता हूँ कि ये वाला सही है, ये वाला गलत है, क्योंकि इसके लॉजिकल मिल नहीं पाता, तो मैं भी ये मान रहा हूँ, और ये साइंटिस्टों ने जो थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है वो ये थ्योरी मानी जाती है कि जब लावा निकला और जमीन की एकदम सतह के नीचे वो इस प्रकार से बेसाल्ट के रूप में जमा, और जब मिट्टी का कटाव हुआ, ऊपर की सतह का कटाव हुआ, पानी बहा, पानी हवा तूफान के कारण से क्या हो, बहते गया, उड़ते गया, और ये पूरे क्षेत्र में कुछ इस प्रकार से आपका क्या फैला है, लावा फैला हुआ है। इस आधार पे आपका बना है दक्षिण का पठार, ठीक है। क्योंकि अगर हम मानते हैं कि यहाँ पे अगर ज्वालामुखी के उद्भेदन के कारण यहाँ पे अगर हुआ है तो ज्वालामुखी होना चाहिए। आप देखो दुनिया की सबसे पुरानी जो एंडीज पर्वतमाला में जो है आपकी ज्वालामुखी, ठीक है ना, उस एंडीज पर्वत लाखों साल पुरानी है, ठीक। अब जब वो वहां पे निकला रहा होगा तो मृत ज्वालामुखी तो रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, तो वहां पे मृत ज्वालामुखी है, पर यहाँ पे कुछ है ही नहीं। इसीलिए इस प्रकार की थ्योरी को आपको एक चीज मानना रहता है। तो ये दूसरी थ्योरी है, इसका छोटा सा डायग्राम बना लो फटाक करके। पहले मतलब जैसे जो साइड की भारत में डिस्कशन थे, अभी मतलब गोंडवाना लैंड के साथ जहाँ तक दक्षिण अमेरिका वगैरह था, मतलब जैसे दक्षिण अमेरिका से भी इस तरफ देखा जा सकता है ना, मतलब क्या देखा जा सकता है, जैसे सर अपन बोल रहे हैं यहाँ मतलब लावा से निकालना टाइप का, हाँ, तो जैसे ये पहले अपना जो पहली बार जैसे का गोंडवाना लैंड के साथ, गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, बिल्कुल, हाँ। तो जिस प्रकार उनका भी उसका फिर किधर नहीं आ सकता। अरे तो भैया
तुम इसको इतना सा छोटे क्षेत्र में क्यों देख रहे हो तुम? अच्छे बड़े क्षेत्र में फैलेगा दादा, विशाल काय विशाल फैलता है, छोटे से क्षेत्र में थोड़ी फैलता है। और जब टूटेगा तो टूट के भी तो जाएगा ही जाएगा, वो तो साथ में ही जाएगा। ये तो डायग्राम में तुमको छोटा सा दिख रहा है, परंतु ये फैला ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बेसाल्ट जो फैलता है, आपका लावा जो फैलता है, वो 4 तरीके से अलग अलग फॉर्म में फैलता है। देखो कैसे कैसे फैलता है। ये सब हाल ही के आगे पढ़ाना था, परंतु मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। एक इस फॉर्म में फैलता है, ठीक, एक ऐसे फैलता है, ऐसे ऐसे फैल जाता है, पेंडुलम का, ठीक। फिर एक फैलता है आपका कुछ इस प्रकार से, ऐसा फैलता है। फिर एक फैलता है कुछ इस प्रकार से, ऐसा फैलता है। हाँ, तो ये उसका टॉपिक है, तो जब अपन टॉपिक में आएंगे तब बताएंगे, ठीक। अभी यहाँ पे उसको मत लगाओ। तो ये एक थ्योरी आप लिख लो, पहले डायग्राम बना लो। हाँ, छोटा सा डायग्राम बना लो फटाक करके। वो दिख रहा है तो पृथ्वी के एवरेज में कितना छोटा है, बहुत बड़ा है, कितनी बड़ी है। तुम इसको ऐसे मत समझो, मैं तुमको फिर बोल रहा हूँ ना, अच्छा बड़ा बना दूंगा तुमको। अच्छा बड़ा है ये, छोटा सा नहीं है। लावा को इतना सा किलो 1 किलोमीटर थोड़ी निकलता है, ऐसा फैला है, सुन रहे हैं जी, ऐसे फैले। लो धरती इतना बड़ा, अब ठीक है। लिखिए, इसमें लिख दीजिए थोड़ा सा। ढक्कन के पठार में कुछ वैज्ञानिकों का यह अनुमान है, कुछ वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि पृथ्वी से जब ज्वालामुखी का लावा निकला तो वह ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर फैलता है। जो चित्र तुमने बनाए हो उसके आधार पर फैलता है, ठीक है। तो इसमें लिखना चाहो तो ये लिख लो, चलो लिख ही रहे हो तो पूरे लिख लो। देखो जब ये लावा निकला, यहाँ पे ऐसा फैलेगा, ये मान के चलो इधर पे फैलेगा, तो इसको बोलते हैं अपन ग्रेनाइट। इसी को बोला जाता है आग्नेय, आग्नेय चट्टान। और जब ऐसा फैलेगा तो ये कहलाएगा आपका बेसाल्ट चट्टान। ठंडी होगी तब होगी, ठीक है, ठंडी हो जाएगी, जमेगी तो ठंडी होगी, जमेगी तो चट्टान के गीली रहती है। हाँ ठीक। जो ज्वालामुखी का लावा निकलता है वो ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर फैलता है, ठीक, लिख ली। अब एक और लिख लो यहाँ पे, ज्वालामुखी की लावा का फैलने का तरीका। ज्वालामुखी के लावा के जमीन से निकलकर या पृथ्वी से निकलकर फैलने का तरीका। एक तरीका, एक डायग्राम ये बना लो, इसको बोला जाता है बैथोलिथ। इस वाले तरीके को बोला जाता है फेगोलिथ। ये वाला तरीका कहलाता है सीड्स, ये कहलाता है डाई। एक और तरीका है, ऐसा फैलता है वो भी, ऐसा फैलेगा, ऐसा ऐसा इस तरीके से फैलेगा, तो इसको बोला जाता है लिगोलिथ। लिगोलिथ। ऐसे 5 तरीके से लावा फैलता है। ये सब डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, पूरा विस्तार से। सीड्स, ये डाई, टोटल मेंस का टॉपिक है, पूरा मेंस का टॉपिक है, पर आप है ताकि पता रहना चाहिए। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पूरे मेंस के टॉपिक है। कॉन्सेप्ट
तो आपने देखा कि जो ज्वालामुखी का लावा निकलता है वो कुछ इस तरीके से फैलता है। ये चार पांच प्रकार से फैलता है। बैथोलिट हो गया, लिगोलिथ हो गया, फ्रिगोलिथ, सीड्स, डाइक, इस प्रकार से फैलता है। अब जो ऊपर का बेसाल्ट जो फैला और उसके बाद जब ऊपर की जमीन कटाव हुई तो हमको देखा, बेसाल्ट देखा, ये दादा ये रखा हुआ है यहाँ पे, तो बस हमको पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, पठार टाइप है। फिर जब नमी और धूप ताप आपके कारण से जब वो फैलना उड़ना शुरू हुआ, उन चक्कर में काली मिट्टी बनी और यहाँ के पठार बनना शुरू हुए आपके, ठीक है ना, ये कहलाता है। तो इसको लिख लो अपनी भाषा में जैसा चाहे, थोड़ा थोड़ा अपनी भाषा में लिख लिया करो। ये बात में आई आपको पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ो ना, आप खुद ही पूछते हो फिर बाद में पढ़ाना था, जानते हो थोड़ा थोड़ा हद्दी है, मतलब समझ में नहीं आता। ठीक है, बन गया डायग्राम, आगे बढ़े। चलो, ये नॉर्मल चीजें आपको पता रहना चाहिए। दूसरी थ्योरी एक्चुअल में मेरा बताने का तरीका था, ये पठार क्यों बनाया गया है, कैसे बना है, इसकी दूसरी थ्योरी है। एक थ्योरी तो आपकी देखते हो आप कौन सी, की ज्वालामुखी यहाँ पे फटा, उसका लावा फैला तो दक्षिण का पठार बना। दूसरी थ्योरी कहती है, परंतु पहली थ्योरी आपकी इसलिए फेल होती है क्योंकि यहाँ पे हमको कोई भी प्रकार का ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। जैसे अगर हम इसका एक उदाहरण के रूप में देखें, देखो मैं बता रहा हूँ जो चीजें आपको नॉलेज के लिए। आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। उस एंडीज पर्वतमाला में आज से लाखों साल पहले, दसों लाख साल पहले एक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था जिसका नाम था एकांका गुहा। सुना है नाम इसका? ये जो एकांका गुहा है एंडीज पर्वतमाला की, अब ये आज भी दिखती है, मृत ज्वालामुखी है। जब वो लाखों करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले की चीज आपको दिख रही है तो यहाँ की भी तो दिखना चाहिए था ना, कौन सी ज्वालामुखी से उद्गार हुआ, कुछ दिखता ही नहीं है। इसलिए ये वाली थ्योरी आपकी क्या होती है, फेल हो जाती है। आमतौर पे 100 में से 40% लोग मानते हैं, बाकी 60% लोग कौन सी थ्योरी मानते हैं, ये वाली थ्योरी मानते हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इसलिए आपको बताना जरूरी है। चलिए आगे देखेंगे, अब हम पहले डायग्राम समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चौथा वाला पॉइंट, क्योंकि हम भौतिक विभागों की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा यहाँ पे जब हम भारत का दक्षिण का पठार देखते हैं तो दक्षिण के पठार में आप देखेंगे जी, ये बन गया आपका इधर वाला, भारत का इधर देखेंगे तो पश्चिम, इधर वाला है तो पूर्वी। तो आप देखेंगे कुछ आपको क्या पढ़ना, क्या है आपका पश्चिमी घाट है और ये क्या है आपका पूर्वी घाट है। तो चौथे नंबर का पॉइंट डालिए घाटी क्षेत्र। आपको पूरा पता रहना चाहिए कि भारत एक्चुअल में है क्या और हमको पढ़ना क्या है। घाटी क्षेत्र आज का टॉपिक आपका है, घाटी क्षेत्र। जो आपने बताया उस थ्योरी को क्या बोलेंगे सर? कौन सी थ्योरी? जो ये उत्पत्ति ज्वालामुखी से अभी जो दक्षिण पठार के निर्माण की थ्योरी, दक्षिण पठार के निर्माण की थ्योरी बोल सकते हैं आप, ठीक। तो ये बना लो, इसके बारे में आप बताता हूँ आपको पश्चिम घाट और पूर्वी घाट क्या है। ये वाला है आपका कौन सा घाट, पश्चिमी घाट, क्योंकि पश्चिम में है तो पश्चिमी घाट है आपका, और ये वाला है आपका पूर्वी घाट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई पीएससी तो बहुत सवाल पूछता है यहाँ पे, भयंकर सवाल। अब देखो पश्चिमी घाट को अगर आप देखें तो ये एक प्रकार का क्या है, पर्वत टाइप के, पहाड़ टाइप के घाट। मतलब ये बेटा याद रखना, इन्हीं घाटों में आप देखोगे दर्रे देखने को मिलेंगे, घाट देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा एक, यहाँ पे मिलेगा थाल घाट, ठीक है, थाल घाट, फिर मिलेगा पाल घाट, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा सेंक्रोटा दर्रा, ये मिलेगा। एक और आपको मिलेगा यहाँ पे, एक घोर घाट, ठीक है।
अब ये घाट क्यों बनाए गए हैं, आप पहले इस चीज को समझ लीजिए। ये जो है पश्चिमी घाट ये बहुत कम कटा पिटा हुआ है, इसी की बजाय अगर हम पूर्वी घाट को देखें तो ये ज्यादा कटा पिटा हुआ है। इसको कटा पिटा नहीं है, हमने तो बनाए हैं, बल्कि कुछ कुछ तो हमने दर्रे वर्रे बनाए भी हैं यहाँ पे। आप जानते हो ये जो मुंबई है, देखो यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखो, मुंबई की अगर लोकेशन देखोगे ना तो मुंबई ऐसा और यहाँ पे ऐसा अलग से एक छोटा सा टापू टाइप का है मुंबई। बहुत गौर के जूम करके देखना आप, तो पूरा समुद्र से चारों तरफ इसलिए तो दिखता है वो आपका मुंबई ऐसा है। अब अगर किसी मुंबई वाले को मध्य प्रदेश साइड अगर जाना होता तो वो कैसे आता, क्योंकि बीच में तो घाट लग गया ना, तो चढ़ के आते हैं पर्वत टाइम का, चढ़ो रे पूरे ऐसे करके फिर उतरो रे ऐसे करके, उन्होंने कहा रोटी वोटी रख लो खा पी चलेंगे, ऐसा तो नहीं रहता। इसलिए यहाँ पे क्या बनाए जाते हैं, दर्रे बनाए जाते हैं, घाट बनाए जाते हैं, और नहीं कि नीचे से तो निकलती है आपकी रेल निकलती है, गाड़ी निकलती है, देखते हो ब्रिज आती है, तो ऐसे कितने लोग हैं जब ब्रिज निकलता है तो दरवाजे के पास निकल के चिल्लाने लगते हैं घाट में, मतलब जब निकलता है लगे रहता है इक्का दुक्का लोगों में। ठीक, तो ये घाट क्यों बनाए जाते हैं, ऐसे ही आप देखना यहाँ पे नीचे वाला क्षेत्र क्या है आपका, यहाँ पे एर्नाकुलम में एक क्षेत्र है, इस एर्नाकुलम में यहाँ वाले एर्नाकुलम वाले को अगर तमिलनाडु जाना होता तो कैसे जाता, ऐसे करके चढ़ता फिर जाता क्या, नहीं, उसके लिए क्या बनाया उन्होंने, सैनकोटा दर्रा बना दिया। यहाँ पे उस दर्रे के माध्यम से लोग नीचे से निकल के चले जाते हैं, पहाड़ नहीं चढ़ते जाते हैं। तो ये घाट आपको पश्चिमी घाट में पढ़ना पड़ता है। तो जो पश्चिमी घाट है बहुत कम कटा पिटा है, छोटा छोटा कटा पिटा है, केवल काम के लिए, तो जिसमें पाल घाट, थाल घाट, मोर घाट, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पूर्वी घाट जरूरत से ज्यादा कटा पिटा है। क्यों कटा पिटा है, देखो थ्योरी समझो इसकी। आप जानते हैं दक्षिण प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं दक्षिण प्रायद्वीप की, चाहे ये गोदावरी, उन्होंने कहा ये कावेरी, कृष्णा हो गई, फिर ये आपकी देखो ना कावेरी हो गई, फिर एक और पेरियार नदी होती है, एक वैगई नदी होती है, सारी की सारी नदी जाके कहाँ गिर रही है, यहीं गिर रही है। आप गिरेंगी तो नदी को कभी देखा तुमने ऐसे करके चढ़ी और रास्ते पे उतरेगी, ऐसे चढ़ती कि नदी नहीं चढ़ती ना, तो क्या करेगी वो रास्ते बना लेगी, काट पीट के बना लेगी। तो इसीलिए जितनी भी नदियां हैं दक्षिण भारत की वो सारी की सारी इधर साइड प्रवाहित होती हैं। इस कारण से जो पूर्वी घाट है आपका ये बहुत ज्यादा कटा पिटा वाला भाग है, बहुत ज्यादा टूटा फूटा है। कई बार पेपर में सीधे सीधे आता है, क्या इंटरव्यू पूछेंगे आपसे, बताओ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में सबसे ज्यादा टूटा फूटा या कटा पिटा कौन सा है, तो आप बताओगे, बता तो दो कि पूर्वी घाट है। अरे क्यों टूटा फूटा है, क्योंकि नदियां वहां से निकल रही हैं तो टूटेंगी फूटेंगी काटेंगी, तो बहुत ज्यादा यहाँ से कटा पिटा है। तो ये डायग्राम बना लो, फिर इसके बारे में आपको छोटी सी बातें लिखवा देता हूँ, ठीक है। पूर्वी घाट साइड से ज्यादा बंदरगाह है जहाँ पर जहाज हमारा जाना इसी साइड ज्यादा होता है, क्योंकि जगह में सकरेट एरिया तो जल्दी जाते हैं। सैनकोटा दर्रा, कोटा दर्रा, सैनकोटा या सैनकोटा है वो कोटा एक्चुअली, सैनकोटा दर्रा। नीचे आप जाओगे तो कर्नाटक साइड में एर्नाकुलम पड़ता है, वहां पे है ना, तमिलनाडु और कर्नाटक को जोड़ता है आपस में। अन्नामलाई तो पर्वत में है ना यहाँ पे। चलो अब अगली चीज देखो, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप और गौर से देखेंगे सब। ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, इन दोनों घाटों को यहाँ पे एक पर्वतमाला जोड़ती है। इस पर्वतमाला को बोला जाता है, कौन सी पर्वतमाला, नीलगिरी की पर्वतमाला। पेपर में कई बार आएगा ये, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को आपस में जोड़ने का काम कौन सी पर्वतमाला करती है, नीलगिरी की पर्वतमाला। एक बार पीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो अन्नाईमुडी पर्वत चोटी आई थी। यहीं पे आप देखना, देखो दो चीजें यहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको। नीलगिरी पर लिए तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने का काम कौन करता है, नीलगिरी पर्वत, ये याद रखना। फिर इसी के थोड़े नीचे आएंगे आप तो एक पर्वतमाला यहाँ पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं अन्नामलाई। अन्नामलाई सब पढ़ाऊंगा डिटेल में, बस लिखते चलो बस, अन्नामलाई। यहीं पे इसी के थोड़े नीचे आओगे यहाँ पे तो यहाँ मिलती है आपको अन्नामुडी, अन्नामुडी, अन्नामुडी पर्वतमाला। सीक्वेंस में से नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर अन्नामुडी है, ये है आपकी, है ना। एक और मिलती है कार्डेमम पर्वतमाला, इसी के नीचे यहाँ पे मिलेगी आपको थोड़ी सी एक और कार्डेमम, कार्डेमम पर्वतमाला।
ये सब पढ़ेंगे अपन, पूरी की पूरी चीजें। तो ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट जब हम पढ़ते हैं तो इन सारी चीजों को इसी के अंदर पढ़ते हैं। तो सीक्वेंस याद रखना, ऊपर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर अन्नामुडी, फिर कार्डियम। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर तुमको सब पढ़ाऊंगा, अन्नामलाई, उन्नीमलाई, रसमलाई सब पढ़ा देंगे तुमको, ठीक है, डिटेल में पता रहना चाहिए बस। और पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से कौन सी पर्वतमाला जोड़ती है? नीलगिरी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची है ये पर्वतमाला। अन्नामलाई या अन्नामलाई लगा देना, अन्नामुडी या अन्नामुडी, दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, ठीक है। तो ये है आपके घाटी क्षेत्र, ठीक। चलो डायग्राम बन गया सबका, किसी का रह गया? अब इसी में हम इसको मिटा लेगा। अब आप देख रहे हैं कि पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। जब ये घाट के हम और इधर आएंगे, जो पर्वत लगा हुआ इसके और इधर आओ, तट के पास आओ, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे समुद्र से जुड़े हुए तटीय मैदान। ये वाले जो क्षेत्र हैं आपके, ये हैं आपके कौन से? तटीय मैदान। ऐसा पढ़ना पड़ता है पूरी ज्योग्राफी, इतनी सारी चीजें हैं ज्योग्राफी, ठीक है। ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान हो जाएंगे, इधर के आपके कौन से हो जाएंगे? पूर्वी तटीय मैदान। बना तो चलो, ठीक। 5वें नंबर हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? तटीय मैदान। तटीय मैदान को जब हम डीपली स्टडी करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे इसको अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है। ये गुजरात लगा हुआ है आपका, ये हल्की यहाँ तक ऐसा पूरा फैला हुआ है, हाँ यहाँ तक ऐसा फैला हुआ है ये पूरा। जब यहाँ से गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक आप पढ़ोगे तो ये कहलाता है आपका क्या? काठियावाड़। कहां से कहां तक लिखते चलो? गुजरात से महाराष्ट्र क्या कहलाएगा? काठियावाड़। काठियावाड़ है, काठियावाड़, ठीक है। फिर ये महाराष्ट्र से ये गोवा यहां तक लगा हुआ है, ये कहलाता है आपका क्या? कोंकण। महाराष्ट्र से गोवा तक का जो क्षेत्र कहलाएगा तटीय क्षेत्र, ये कहलाता है आपका कोंकण। कोंकण तटीय क्षेत्र लिखते चलिए, ठीक। अब ये गोवा है, गोवा के नीचे कौन सा राज्य लगेगा? तो बताओ दे, केरल ऊपर है कि कर्नाटक ऊपर? कर्नाटक नीचे कि केरल ऊपर? तो गोवा से लेके कर्नाटक तक की कहानी है आपको, ये कहलाता है आपका कौन सा? मालाबार, मैंगलोर तक नीचे है ना सर मालाबार के? हाँ, गोवा है। गोवा से कर्नाटक ना, यस सर, ये कहलाएगा आपका मैंगलोर। मैंगलोर तट, यही याद हो जाएगा सारी चीजें, बस समझते चलते चलो। और ये कर्नाटक से लेके पूरा केरल तक का जो क्षेत्र कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका मालाबार। आप जानते हो मालाबार बड़ा न्यूज में रहता है, क्योंकि यहीं पे वास्को डी गामा आया था, और मालाबार तट के नाम से, मालाबार नाम से युद्ध अभ्यास भी चलता है। अमेरिका, जापान और भारत के नाम पर नौसेना अभ्यास चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कहां से कहां तक है आपका? ये कर्नाटक से केरल, पूरा केरल, ये कहलाएगा आपका मालाबार तट। तो ये तटीय क्षेत्र आपको पढ़ना पड़ता है, तटीय मैदान आपको पढ़ना पड़ता है। यही तटीय मैदान में आपको इन 4 चीजें पश्चिमी घाट की पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 क्षेत्र में बटा हुआ तटीय क्षेत्र है। अगर हम पूर्वी घाट का तटीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें 2 चीजें आपको मुख्य रूप से पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सा पढ़ना पड़ेगा? एक तो आपकी है, दो क्षेत्रों में पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। एक तो पड़ेगा आपका यहाँ पे उत्तरी सरकार। अब ये सरकार आपकी वाली सरकार नहीं है,
ठीक है, इसका ऐसी स्पेलिंग है इसकी, देखो SCAR सर नहीं CARCIR सरकार, ऐसा कुछ है। ठीक, उत्तरी सरकार, नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं इसको। और यहां से लेके तमिलनाडु से लेके यहां वाला क्षेत्र को बोला जाता है क्या, कोरोमंडल। तो ये तीनों चारों चीजें बना लीजिए फटाफट डायग्राम में अच्छे से। कुछ तो नहीं हुआ, आराम से बनाओ, क्या दिक्कत है। ये तो पहाड़ियां दिख रही, सब तो लिखा है। ये वाला जो तट है आपका, यहां से लेके यहां तक का ये पूरा, ये है आपका क्या, कोरोमंडल। और यहां से लेके यहां तक का क्षेत्र है आपका उत्तरी सरकार। CIRCAR उसकी स्पेलिंग, CIRCAR सरकार। ठीक, हो गया सबका। अब देखो, अब पूरे डायग्राम में देखो, पूरे मैक्सिमम खाली क्षेत्र कहां दिख रहा है तुमको, ये खाली क्षेत्र नहीं, ये तो अपना हो गया। और बताओ खाली क्षेत्र कहां दिख रहा है, वहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, सब भर देंगे आ रहे हैं। कच्चकरण साइड से कच्चकरण सब भर देंगे आ रहे हैं। गुजरात हटने से कम नाम से बात। चलिए आगे देखेंगे, 6वें नंबर पे हम पढ़ते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र, अब कैसे है मरुस्थलीय क्षेत्र, देखो तुम जानते हो राजस्थान में मरुस्थल है कि नहीं है, राजस्थान में है कि नहीं है मरुस्थल, और गुजरात में है ना सर, कुछ भाग है सर कच्चे का, गुजरात में भी मरुस्थल है। यस सर, उसका भाग है कच्चे। ये है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र। आप जानते हो पूरे भारत में 2 मरुस्थल हैं। एक है आपका ये वाला मरुस्थल, इसको गर्म मरुस्थल बोलते हैं, जो कि राजस्थान से लेकर गुजरात तक फैला हुआ है। एक मरुस्थल है आपका लद्दाख का मरुस्थल, इसको बोलते हैं ठंडा मरुस्थल, इसलिए ठंडा बोलते हैं, लद्दाख का मरुस्थल बोलते हैं इसको। लिख लीजिए, इसमें 2 मरुस्थल हैं, एक पढ़ेंगे आप गुजरात और राजस्थान का मरुस्थल, और एक पढ़ेंगे लद्दाख का मरुस्थल। जो राजस्थान गुजरात वाला है इसको क्या बोलते हैं अपन, गर्म मरुस्थल, ऊपर वाले को ठंडा मरुस्थल। अब देखिए यहाँ पे तो मरुस्थल दिख जाएगा तुमको राजस्थान में, ध्यान से देखो, यहाँ समझने वाली बात है। राजस्थान में तो तुमको मरुस्थल दिख जाएगा, परंतु गुजरात में तो दिखता ही नहीं है। वो क्यों नहीं दिखता है, उसका कारण समझो। आज बहुत सारी चीजें की जाएगी। क्या है, रेत तो यहाँ तक फैली हुई है गुजरात में, परंतु जो समुद्र का पानी है, ये वाला देख रहा तट यहाँ पे, ये समुद्र का पानी यहाँ चढ़ जाता है। अब चढ़ जाता है तो आप जानते हो कि रेत में जब पानी चढ़ेगा तो पानी तो नीचे ही चला जाएगा। ठीक, पानी नीचे चला जाता है। पानी जब नीचे चला जाता है तो फिर जब धूप पड़ती है तेज, तो वाष्पीकरण के माध्यम से पानी वाष्प बन के ऊपर निकलता है। पानी तो चला जाएगा, परंतु नमक छोड़ के चला जाएगा वहां पे। तो ऐसे ये वाले जो क्षेत्र हैं आपके, जब गुजरात से लगे हुए हैं, यहाँ पे इनको मरुस्थल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इनको, रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रण या रण। रण का तात्पर्य ऐसा मरुस्थल जहां पे नमक 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 दिखाई देता है। और वो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि समुद्र का पानी चढ़ जाता है और वाष्पीकरण के कारण पानी तो उड़ जाएगा, परंतु नमक नमक छूट जाएगा। तो ऐसे क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं, रण बोलते हैं। यहाँ पे मरुस्थल नहीं बोलते। अब अगर कच्छ का जिला में पड़ गया तो कच्छ का रण, बनने का भैया गिरनार पड़ गया तो गिरनार का रण पड़ गया, ऐसे अलग अलग ऐसा। तो रण किसको बोलते हैं, मरुस्थल का ही वो भाग जहाँ पे समुद्र के पानी के कारण नमकीन क्षेत्र बन जाता है या नमक क्षेत्र बन जाता है, वो आपका रण क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो गुजरात में मरुस्थल को क्या बोलते हैं, रण बोलते हैं। और राजस्थान में 2 मरुस्थल आपको पढ़ने हैं, एक पढ़ना है आपको कौन सा, ये वाला मरुस्थल, एक पढ़ना है आपको कौन सा, लद्दाख वाला मरुस्थल। चलिए एक फिर लास्ट है जो आपका, वो है आपका द्वीप समूह। पूरे भारत की स्टडी आपको ऐसी करनी है, पूरी डिटेल होगी। अभी तो पोस्टमार्टम होगा, अभी तो केवल इतना है, तुम्हारी कॉपी ऐसी हो जाएगी, एक एक बनाएंगे पे डायग्राम, एक एक अलग अलग सब डायग्राम। ठीक, द्वीप समूह, एक बात बताइए हमारे भारत में कितने द्वीप हैं,
248 और कोई बताएगा? मुख्य मुख्य द्वीप जो आपको पढ़ने हैं वो 2 द्वीप पढ़ने हैं आमतौर पे। एक पढ़ेंगे आप कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप। हाँ 247 से 43 छोटे छोटे द्वीप सारे मिला के हैं वो। ये आपका क्या है यहाँ पे? मालदीव है ये। तो ये हमारा क्षेत्र नहीं है, 9 डिग्री चैनल ठीक है। हाँ ये है हमारा लक्षद्वीप, ऐसा है कुछ। और एक पढ़ेंगे आप अंडमान एवं निकोबार। सात द्वीपों का जो मुख्य क्षेत्र है इसको बोला जाता है क्या? अंडमान निकोबार। यहाँ वाला जो क्षेत्र क्या है ये उत्तरी अंडमान, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये एक बार बताओ मुझे ज्योति, ये छोटा निकोबार और छोटा अंडमान के बीच में कौन सी रेखा है? मतलब ये आपका क्या है? कार निकोबार। पहले ये क्या है आपका? उत्तरी, मध्य, फिर क्या? दक्षिण, फिर आएगा छोटा, फिर कार निकोबार, छोटा निकोबार। ये कार निकोबार और छोटा अंडमान के बीच में कौन सी डिग्री चैनल है? कौन सी डिग्री है? नहीं पता। 10 डिग्री चैनल। वो जो मिनी का लक्षद्वीप के बीच में तो 9 डिग्री आपने बोला था मैंने, मिनी का चैनल किसको कहते हैं? ये एक ऐसा चैनल है जो टीवी में प्रसारित नहीं होता, ऐसा चैनल। 2 संधियों में जोड़ता है। कहने का मतलब अरे अक्षांशीय रेखाएं जो समुद्र से गुजर जाती हैं उनको चैनल बोलते हैं। बस इतना बस ध्यान रखो। तो आप जानते हैं इसके बीच में 10 डिग्री चैनल है। ऐसे ही आपने देखा लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में 1 डिग्री चैनल, कौन सी डिग्री चैनल जाती है? यहाँ से 8 डिग्री चैनल, जो कि यहाँ से जाएगी वो कहाँ से आपकी? लक्षद्वीप। अरे मिनिकाय द्वीप, मिनिकाय और उनके बीच में। और मिनिकाय और लक्षद्वीप को दोनों को बीच में कौन अलग करती है? 9 डिग्री। नीचे ना ऊपर ऊपर 8 के नीचे हो, मैं पागल वागल है क्या? जीरो से नहीं बढ़ेगा कि नहीं, ऊपर से जीरो लेके आएगा। 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते हैं। तो नीचे 8 है सर, ऊपर ना। तो जीता लेता है। तो मैं ही बोल रहा था। ठीक ठीक। तो सुनता आज तक थोड़ा कम सुन रहा हूँ लग रहा है। तो 2 द्वीप समूह आपको पढ़ने हैं। एक पढ़ेंगे आप लक्षद्वीप समूह, एक पढ़ेंगे आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन दोनों को बिल्कुल चीरफाड़ करके पढ़ेंगे, दोनों के बारे में लिख लीजिए। डायग्राम बना लो। सर ये वाला बता दीजिए। क्या ये चैनल बताना है फिर से? माल, तुम उस दिन क्लास में नहीं आई थी? मालदीव और मिनिकाय, ये मिनिकाय हमारा ही है। मिनिकाय, मिनिकाय लिखना है ना। मालदीव और मिनिकाय द्वीप के बीच जो दोनों को विभाजित करती है वो 8 डिग्री चैनल करती है। और मिनिकाय और लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है पूरा, परंतु मिनिकाय थोड़ा दूर पड़ जाता है। ये पूरा लक्षद्वीप है आपका। इन दोनों को विभाजित करने का काम कौन करता है? 9 डिग्री चैनल। ऐसे ही अंडमान निकोबार को ध्यान रखेंगे आप। तो जो आपका कार निकोबार है और जो छोटा अंडमान है, इन दोनों के बीच में विभाजन की रेखा कौन सी है? 10 डिग्री चैनल। और डिग्री चैनल जो 10 डिग्री चैनल है जो क्या है, क्या कहलाती है? समुद्र की अक्षांशीय रेखाएं जो किसी 2 क्षेत्र को विभाजित कर देती है वो आपकी क्या कहलाती है? डिग्री चैनल कहलाती है। जितने डिग्री में आती है उतने डिग्री हो जाती है।